मतलब क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, प्रोसेस फूड डायग्नोस्टिक्स वगैरह में हेल्प करता है। नाम की कंपनी थी, उन्होंने बनाया था, विच इज एन अमेरिकन कंपनी 1983 में। इनके लिए चैलेंज क्या था कि इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज करके क्या करना है, आपका इंसुलिन का फॉर्म। अगर कोई भी जीन म्यूटेटेड है तो वो प्रोब कभी भी म्यूटेटेड जीन के साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा जी, कैसे हो? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना रैपिड रिवीजन बैच का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो टू स्टार्ट विद, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे चुकी हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब क्या होता है कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेसिकली किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं, ठीक है? या तो आप किसी जीन का एडिशन या डिलीशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ओके? So biotechnology किससे डील करती है? It essentially deals with the industrial scale production of the biopharmaceuticals and biologicals using the GM microbes. What do you mean by the term GM? GM का मतलब होता है genetically modified, ठीक है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, फंगस हो या कोई वायरस हो, कुछ भी हो, ठीक है? इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या होती है? थेराप्यूटिक्स इन्वॉल्व होता है। थेराप्यूटिक्स का मतलब क्या होता है, हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, प्रोसेस फूड डायग्नोस्टिक्स वगैरह में हेल्प करता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रोड्यूस किया गया था एग्रीकल्चर के बेनिफिट के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मूविंग नेक्स्ट, 3 क्रिटिकल एरियाज हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के। कौन कौन से एरियाज हैं? आपको बेसिकली जब भी आप किसी माइक्रोब या प्योर एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, सो यू नीड टू प्रोवाइड अ बेस्ट कैटलिस्ट। मतलब जो भी किसी रिएक्शन को करवाने में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपको उसका बेस्ट वर्जन प्रोवाइड करना है इन ऑर्डर टू एक्ट एज द कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज बेसिकली आपको ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करनी है किस चीज के लिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किसी भी रिएक्शन के लिए या किसी भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के लिए आपको एक ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज बेसिकली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्यों यूज करते हैं हम? प्योरिफिकेशन के लिए। जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो भी हमारा एंजाइम था, हार्मोन था, ड्रग था, व्हाटएवर, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट की चीज थी जो हमने प्रोड्यूस कर लिया है, उसके प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है? नेक्स्ट इज बेसिकली बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो पहला, फूड प्रोडक्शन को हम पॉसिबली इंक्रीज कर पाए 3 तरीके से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। कैसे? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर था, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर था, एंड साथ ही साथ आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर था। तो इन 3 तरीके से हम क्या कर पाए? फूड सप्लाई को इंक्रीज कर पाए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली किसके लिए था? फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाना। सो वी वर एबल टू ट्रिपल द फूड प्रोडक्शन। एंड रीजंस क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस के? कि वी वर एबल टू मेक इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज, एग्रोकेमिकल्स, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस था, साथ ही साथ एनहांसमेंट था फूड प्रोडक्शन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। बट सिंस अभी भी अगर हम बात करें तब की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को जब हमने यूज करके फूड प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो वो तब भी उस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं था, ठीक है? तो उसके बाद अब एक और चीज ध्यान रखिए कि एग्रोकेमिकल्स आर बेसिकली आपके जो कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आप यूज करते हैं। तो एग्रीकेमिकल्स जो होते हैं दे बेसिकली वेरी एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स, ठीक है? सो हमें ये पता चल गया कि जो भी इंक्रीज इन यील्ड होता है एग्जिस्टिंग वेराइटीज के साथ वो पॉसिबल नहीं था, तो हमें कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करना पड़ा अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, प्लांट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, या एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी है। इन शॉर्ट क्या है? उसके जीन को हमने ऑल्टर किया है। जीन को क्या है? ऑल्टर किया है बाय मैन्युपुलेशन। या तो डिलीशन है या एडिशन है, मैनिपुलेशन किया है, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या हम बोलेंगे? जीएमओ, विच इज व्हाट? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? तो एप्लीकेशंस में आगे ही पढ़ेंगे कि हमने क्रॉप्स को एबायोटिक स्ट्रेसेस के रेजिस्टेंट बनाया था। एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, कोल्ड कंडीशन हो गई, हीट कंडीशन हो गई, विंड हो गया, ड्रॉट कंडीशन हो गई। साथ ही साथ हमने केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह पे कम रिलायंस लिया था। बेसिकली हमने प्लांट्स को ऐसे ग्रो कराया कि वो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज ना हो उनकी ग्रोथ के लिए। क्यों? बिकॉज पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स वर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया था? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस किया था। उसी के साथ साथ हमें पता है कि हमारी जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि सॉइल
में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है वो प्लांट यूज कर रहा है, तो हमने मिनरल यूजेज बढ़ाया था प्लांट का, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमने खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज की थी। एग्जाम्पल था आपका गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का मतलब क्या था? विटामिन ए गोल्डन राइस था, बीटा कैरोटीन रिच था विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो हमने उसका जीन जब इनकॉर्पोरेट किया था तो वो प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन किस में कन्वर्ट हो गया था? विटामिन ए में। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट्स का मतलब क्या होता है? बस इतना ही मतलब है कि हमने किसी ना किसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हेल्प से उन प्लांट्स को बनाया है, ठीक है। So plants have been developed to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. Okay. इसके आगे बढ़ते हैं। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाया था। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या यूज किया था? इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या था या रीजन क्या था? हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करते तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता। सो द बेस्ट वे दैट वी चोज वाज कि हम किसी ना किसी तरीके से प्लांट को नेचुरली रेजिस्टेंट बना दें इंसेक्ट के। तो यहाँ पे क्या था? बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ ऐसे क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हमने इनको इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया था, ठीक है। एक बैक्टीरिया यूज किया था विच इज बीटी बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis। इट इज द सोर्स ऑफ क्राइजीन, क्रिस्टलाइज्ड जीन था। क्रिस्टलाइज्ड जीन किसके लिए कोड करता है? क्राई प्रोटीन के लिए, जो एक इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो बेसिकली होता क्या है? ये क्राइजीन एक प्रोटीन फॉर्म करता है विच इज क्राई प्रोटीन, एंड ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ द प्रोटीन होता है विच इज इनएक्टिव, ठीक है। तो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था जो बेसिकली आपने जब ये बीटी कॉटन प्लांट्स बनाए तो हाउ विल यू एबल टू मेक इट? आपने प्लांट में क्राइजीन को इंट्रोड्यूस करवाया वेक्टर को यूज करके। कौन सा बैक्टीरिया वेक्टर यूज किया था आपने? बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आपने कौन सा वेक्टर यूज किया था? क्राइजीन। क्या किया आपने? क्राइजीन को इंट्रोड्यूस कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने प्लांट में इंसर्ट किया था वो एक्सप्रेस कर रहे थे इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, अब इसको, इस प्लांट को जब किसी भी इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया था तो इंसेक्ट के मिड गट का पीएच अल्कलाइन था। उस मिड गट में अल्कलाइन पीएच में जाके हुआ क्या कि जो भी आपका इनएक्टिव प्रोटीन था वो अपने एक्टिव सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इनएक्टिव वाला फॉर्म क्या था? क्रिस्टलाइज्ड, बट एक्टिव वाला फॉर्म क्या था? सॉल्यूबल, ठीक है। तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इंसेक्ट के मिड गट के अल्कलाइन पीएच ने क्या किया? उसको सॉल्यूबलाइज कर दिया, और ये एक्टिव टॉक्सिन अब क्या करता है? इंसेक्ट के मिड गट के एपिथेलियल सेल्स में पोर क्रिएट करेगा, एंड देयर बाय दैट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। समझ आया? इसके बाद जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ जीन्स, हम जीन कैसे सिलेक्ट करते हैं? हम जीन सिलेक्ट करते हैं कि हमारा टारगेट पेस्ट कौन सा है, हमारी क्रॉप कौन सी है। जब हमने क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, कॉटन बॉलवर्म, ये सारी चीजें यूज की थी तो आपने ये अलग अलग जीन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किए थे, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे। बीटी टॉक्सिन्स क्या है? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। लेपिडोप्टेरिस, टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म एंड कॉटल बॉर्न वर्म एक सेट यूज किया था। कोलियोप्टेरा, बीटल्स एक सेट यूज किया था। डिप्टेरा, फ्लाइज एंड मस्कीटोज एक सेट यूज किया था। बेसिकली हमने जो भी जीन अपना लिया था बीटी कॉटन में से, जो क्राई जीन था, उसके वेरिएंट्स वर डिपेंडिंग कि आपका इंसेक्ट कौन सा था। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की। तो बेसिकली हुआ क्या था? मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस इज सीन इन ऑल यूकेरियोट्स अगेंस्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन। आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हमेशा डीएनए से जब आरएनए बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, हमारे में सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए नहीं बनता। ये नेचुरल फिनोमिनन है जो हमें चलता है। क्यों? क्योंकि सेंस और एंटीसेंस आरएनए अगर दोनों बन जाएगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के अपनी बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है? So what is the technique responsible is basically RNA interference, and it is based on post-transcriptional silencing of the mRNA. And translation of mRNA coded from pest-specific genes is silenced या prevented due to the formation of complementary double-stranded RNA, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमने किया क्या था? टोबैको प्लांट्स में रूट नॉट डिजीज होने से बचाया था। किससे होता है? मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। नेमाटोड है, एस्किलबिन्स फाइलम को बिलोंग करता है। हमने क्या किया था? नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस किया था टोबैको प्लांट के अंदर विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड। इसको जब हमने इंट्रोड्यूस किया था तो इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था कि वो सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों बनाए।
जब वो सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों बनाता था तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेता था। एंड जब वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेता था और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म होता है वैसे ही क्या होता है, एक रिस्क प्रोटीन होता है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्लीव कर देता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से वी वर एबल टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन केस ऑफ टोबैको प्लांट। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस एंड मेडिसिन की बात करेंगे। रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बना पाए थे, वर्ल्ड में ओवर 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बनाए हैं जिसमें से 12 इंडिया में अवेलेबल हैं, दे आर बीइंग मार्केटेड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस रिकॉम्बिनेशनल थेराप्यूटिक्स, कि वो कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ना जनरेट करें। जैसे आपने एक परफेक्ट एग्जांपल सुना होगा कि जब पहले इंसुलिन हम पिग्स या कैटल्स में से लेते थे तो उस टाइम पे कुछ इम्यूनोलॉजिकल या एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते थे इंसान में। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दोज एलर्जिक रिएक्शंस या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हमने ऐसा इंसुलिन बनाया कि वो इंसुलिन आप बाहर से इंजेक्ट करो और वो कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ना जनरेट करे इंसान में। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि क्यों था, तो हमने उसका सोल्यूशन क्या किया, ह्यूम्यूलिन बनाया लैब में। कैसे? प्रो इंसुलिन विच इज जो इमेच्योर इंसुलिन होता है, प्रो मेच्योर इंसुलिन क्या होता है, इमेच्योर इंसुलिन, उसमें ए पेप्टाइड होता है, बी पेप्टाइड होता है और एक सी पेप्टाइड होता है। लेकिन जब आप एक प्योर इंसुलिन की बात करेंगे या एक मेच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन की बात करेंगे तो आपके मेच्योर इंसुलिन में क्या होता है, ए प्लस बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड आपका अलग हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? ठीक है, इसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपका रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन था वो बनाया किसने था, एली लिली नाम की कंपनी थी, उन्होंने बनाया था, विच इज एन अमेरिकन कंपनी, 1983 में। इनके लिए चैलेंज क्या था कि इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज करके क्या करना है, आपका इंसुलिन का फॉर्म करना है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बेसिकली क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया। ठीक है, इकोलाई में पहले उन्होंने ये देखा कि जब हम इंसुलिन की बात करेंगे, इंसुलिन के पास ए चेन होती है और इंसुलिन के पास बी चेन होती है। तो ए चेन का सीक्वेंस और बी चेन का सीक्वेंस निकाला, ए चेन का जीन निकाला, बी चेन का जीन निकाला। इसके बाद हमने प्लाज्मिड की हेल्प से ए चेन का जीन इनकॉर्पोरेट किया, बी चेन का जीन इनकॉर्पोरेट करके हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। ए चेन वाले जीन को एक इकोलाई में डाला, बी चेन वाले जीन को एक इकोलाई में डाला। अब इकोलाई जितनी बार कॉपी बनाएगा उतनी बार ही आपकी चेन ए और चेन बी की कॉपीज बनेगी। तो जब आपको चेन ए और चेन बी अलग अलग मिल रहा था, बाद में आपने इसको इकोलाई से एक्सट्रैक्ट किया और उसको कंबाइन कर दिया किसकी हेल्प से, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग की हेल्प से। इसलिए इसको बोला था ह्यूमन इंसुलिन। क्योंकि अब एक और चीज है, क्वेश्चन ये आता है कि आपने इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों दिए पेशेंट को, आप इंसुलिन के टैबलेट्स क्यों नहीं दे रहे थे। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है बेटा जी, अगर किसी भी इंसुलिन को आप एक टैबलेट के फॉर्म में देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि टैबलेट के फॉर्म में इंसान जब खाएगा तो उसका स्टमक उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद जीन थेरेपी यूज करते हैं। जीन थेरेपी का पर्पस क्या था बेसिकली, कि सपोजिटली कोई जीन किसी इंसान के पास नहीं है, नेचुरली जीन नहीं है, आपको ये पता है कि डीएनए है, डीएनए आरएनए बनाएगा और आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, और यही प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करके किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जीन प्रेजेंट है या नहीं, जीन एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, आपके प्रोटीन एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, जीन अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा ट्रांसलेशन करके। तो आपने क्या किया, किसी भी इंडिविजुअल सेल्स में जीन्स को इंसर्ट किया था किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जिससे कि हम कर क्या पाए, जो भी आपका डिफेक्टिव जीन था उसको हमने रिप्लेस कर दिया था एक हेल्दी फंक्शनिंग जीन से। ठीक है, एंड साथ ही साथ फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब दिया गया था, 1990 में, एक 4 साल के बच्चे को हु वाज सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी विच इज एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एडीए एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, इट इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, बेसिकली लिम्फोसाइट्स वगैरह की मैच्योरेशन के लिए हेल्प करता है, और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी 2-4 चीजें होती हैं बट वो आपको पढ़नी नहीं है। ट्रीटमेंट क्या था, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी था, बोन मैरो थेरेपी था। अब खुद सोचो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कब किया, मान लो मैं पैदा हो चुकी हूँ अब, ठीक है, अब पता चला कि मुझे एडीए डेफिशिएंसी है, तो मेरी बॉडी के हर सेल्स का एक नॉर्मल लाइफ स्पैन है, सेल थोड़े टाइम तक जिंदा रहेंगे उसके बाद मर जाएंगे। तो मान लो मेरी बॉडी के सेल्स में निकाल के आपने एडीए का जीन डाल भी दिया, आपने एंजाइम डाल भी दिया, तो एक टाइम के बाद, एक हद के बाद सेल्स मर जाएंगे, तो फिर से एडीए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो बार बार ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करना प्रॉब्लमैटिक था।
तो उसका सोल्यूशन क्या था कि अगर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता चल जाए कि कोई जीन डेफिशिएंट है, तो अगर आप ये जीन थेरेपी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कर दो, सो दैट इज द बेस्ट वे टू क्योर अ डिजीज, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं। जीन थेरेपी कब हो सकता है? अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर लिया तो, ठीक है। स्टेप्स क्या थे इसमें? हमने पेशेंट के लिम्फोसाइट्स लिए और एडीए वाले जीन के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। इसके साथ हमने रेट्रोवायरसेस को यूज किया ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन कराया। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो लिम्फोसाइट्स है वो पेशेंट में हमने इंफ्यूज करवा दिए। समझ में आया? इसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का जो हमने यूज किया था, पीसीआर विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिस क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन होता है। एडवांटेज क्या है कि अगर बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट भी प्रेजेंट है तो भी हम उसका एम्पलीफाई करके हम उसका प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजेस क्या है? किसी भी एचआईवी इन्फेक्शन के लिए, किसी म्यूटेशंस के लिए, या फिर किसी भी कैंसर पेशेंट्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। एलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बेसिस क्या होता है इसका? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन होता है। क्या चेक करते हैं? एलाइजा की हेल्प से हम किसी पैथोजन के अगेंस्ट हम ये चेक कर सकते हैं कि उस पैथोजन की स्पेसिफिक एंटीजन पेशेंट में है या नहीं है, या उस एंटीजन या उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पेशेंट में है या नहीं है। तो एलाइजा को यूज करके हम दोनों पहचान सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई दी एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ। इस वजह से आपके जो एलाइजा होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, तो उतना डिटेल में आपने पढ़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी का बेसिस समझना। प्रोब क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करेगा, ठीक है। अगर कोई भी जीन म्यूटेटेड है तो वो प्रोब कभी भी म्यूटेटेड जीन के साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। तो मुझे म्यूटेटेड जीन कभी भी फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग नहीं थी। समझ में आ गया? जब आप डायग्नोस्टिक मेथड्स की बात कर रहे थे तो आपके कन्वेंशनल मेथड और मॉडर्न दोनों थे। कन्वेंशनल मेथड में क्या था? आपका सीरम एंड बेसिकली आपका अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप मॉडर्न में क्या कर पाए? अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके, पीसीआर एंड एलाइजा को यूज करके। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये आप सारी चीजें पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमने क्या किया था? उनके डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया था जिससे कि वो फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन करने लगे थे, ठीक है। 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर व्हाट? माइस। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत सारे बनाए थे। शीप था, रैपिड था, रैट था, काऊ था, फिश था, ठीक है। इतने सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए थे। काम क्या था उनमें? हमें बस ये देखना था कि कोई भी नॉर्मल जीन का कैसा काम होता है किसी इंसान की बॉडी की फंक्शनिंग में, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ ट्रांसजेनिक एनिमल। उसी के साथ साथ हम काफी सारे डिजीजेस के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। कैंसर की स्टडी के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्टडी के लिए, अल्जाइमर्स की स्टडी के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्टडी के लिए, या फिर जैसे हमने एडीए डेफिशिएंसी का वो बनाया था। तो हम काफी सारे डिजीजेस के लिए हम टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं किसको? एनिमल मॉडल्स को। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं कुछ जो हमें मिलते हैं, आपको याद करना है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के लिए यूज होता है। सिमिलर अटेम्प्ट्स हमने बनाया था किसके लिए? पीकेयू के लिए, विच इज फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कब थी? इसका नाम था रोजी। कब डेवलप किया था? 1997 में। क्या प्रोड्यूस करती थी? ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, जिसमें 2.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता था पर लीटर, ठीक है। इसके बाद जो मिल्क था उसमें क्या होता था? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, एंड विच इज अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमंस इन कंपैरिजन टू द नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है। इसके बाद ट्रांसजेनिक माइस को हम कहाँ यूज करते थे? किसी भी ड्रग टेस्टिंग में या वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग में। क्लियर है? केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग है, कोई भी ड्रग है, कोई दवाई है, उसको इंसानों में यूज करने से पहले आप ट्रांसजेनिक माइसिस में यूज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एथिकल इश्यूज क्या क्या आते हैं? एथिकल इश्यूज क्या है? बेसिकली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं, तो इट इज नॉट इजी कि उसको डायरेक्टली आप इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा दो। तो इसलिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज जीईएसी, विच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये क्या करती है? जितने भी आपके जीएम रिसर्च प्रपोजल्स हैं उन सब प्रपोजल्स को आइडेंटिफाई करना,
उसको ऑथराइज करना एंड उसको परमिशन देना इकोसिस्टम में रिलीज करने के लिए काम किसका होता है, आपके GEAC का। बायोपायरेसी का मतलब क्या है? बायोपायरेसी का मतलब होता है कि किसी भी बायो रिसोर्सेज का यूज करना बाय दी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। मान लो मेरे लिए कुछ चीज थी जो मैंने खुद बनाई, आपने वो यूज किया विदाउट माय परमिशन, सो दैट इज व्हाट बायोपायरेसी, ठीक है। इसके बाद कंट्रोवर्सीज क्या था? कंट्रोवर्सीज को ध्यान से सुनना। बासमती राइस के अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सी थी कि बेसिकली 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस थी इंडिया में एंड 27 वर डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस इन इंडिया। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने पेटेंट राइट्स ले लिया बासमती राइस के थ्रू द US पेटेंट, बट और क्या बोला उन्होंने कि बासमती राइस को सेमी टॉप वेराइटी ऑफ राइस के साथ इनकॉर्पोरेट किया। तो मतलब ये बेसिकली इंडिया में काम होता था पहले, बट इसको पेटेंट किसने करवा लिया? अमेरिकन कंपनी ने। सो न्यू वेराइटी ऑफ बासमती राइस बनाया। इसी तरीके से जैसे आपका बासमती राइस से पेटेंट इश्यूज थे, उसी तरीके के पेटेंट इश्यूज आपके टर्मरिक और नीम में भी आए थे। टर्मरिक और नीम पहले भी, पुराने जमाने में भी टर्मरिक और नीम को मेडिसिन की तरह यूज किया जाता था। जैसे चोट वगैरह लगती थी तो हल्दी और नीम का लेप लगा देते थे, ठीक है, तो पहले भी यूज होता था। बट इसको किसने पेटेंट किया था, किसने इसका क्रेडिट ले लिया था? अमेरिकन कंपनीज ने। ओके, सो इंडियन पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली सेकंड अमेंडमेंट क्लियर किया है। सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल किसने पास किया है रिसेंटली? इंडियन पार्लियामेंट ने। क्लियर है? सो दैट्स इट। आई होप तुम आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट रिवाइज कीजिए, DPP मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, बाय।